प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सानिया है। मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मेरी शादी एक निहायत गरीब मगर दयानतदार और मोहब्बत करने वाले इंसान अरसलान से हुई। मैं शक्ल सूरत में खूबसूरत थी और दिल में बड़े ख्वाब बसाए हुए थी, मगर किस्मत ने मुझे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव की लड़कियां सादगी में जीती हैं, मगर लोग अक्सर मुझे देखकर कहते थे कि मैं किसी शहर की लगती हूँ। लेकिन मेरे लिए खूबसूरती से ज़्यादा अहम मेरी मेहनत और मेरी बेटी आमिना का मुस्तकबिल था। अरसलान गांव के एक ज़मींदार के यहाँ मजदूरी करता था और मैं करीब की एक दुकान पर काम करती थी, जहाँ से मुझे सिर्फ 7,000 रुपये माहाना मिलते थे। इस कलील आमदनी में घर का खर्च, बेटी की पढ़ाई और दवाएं, सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाता था। अक्सर रातों को छत को तकते हुए मैं सोचती, काश मेरी बेटी की किस्मत मेरी जैसी न हो। इसी दौरान हमारी गली में एक पढ़ी लिखी औरत फरहा आया करती थी, जो किसी कंपनी की तशहीर करती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, सानिया, दुबई के एक बड़े ब्यूटी पार्लर में काम खाली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सेटिंग करवा सकती हूँ। वहाँ तुम्हें कम से कम 60,000 रुपये माहाना मिलेंगे। रिहाइश और खाना भी फ्री होगा। ये सुनकर मेरी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। मैंने फौरन अरसलान को बताया। उसने भी यही सोचा कि अगर कुछ अरसा मैं बाहर काम कर लूं तो शायद हमारी गुर्बत खत्म हो जाए और हम अपनी बेटी के लिए बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। मैंने हाँ कर दी और यूं अपने ख्वाबों की पोटली बांधकर परदेस रवाना हो गई। दुबई पहुंचकर शुरू के चंद दिन वाकई बहुत अच्छे लगे। पार्लर निहायत शानदार था। हर तरफ रोशनी, खुशबू और चमक दमक थी। ग्राहकों का तांता बंधा रहता था और मुझे रोज के हिसाब से अच्छे पैसे मिलने लगे। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि शायद अब किस्मत बदलने वाली है, मगर हकीकत कुछ और थी। पार्लर में मेरे साथ 10-12 और औरतें भी काम करती थीं। कुछ कुंवारी थीं और कुछ मेरी तरह शादीशुदा, मगर उन सब के चेहरे बुझे हुए थे। मुझे लगा शायद परदेस की उदासी होगी। एक दिन मालिकन ने मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर जाने को कहा। मैं वहां गई तो देखा कि वो ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि मसाज सेंटर था। मैं घबरा गई और नीचे आकर कहा कि ये तो मसाज का काम है। मालिकन मुस्कुराकर बोली, तुम्हें सिर्फ काम करना है, सवाल नहीं करने। मैं खामोश हो गई। सोचा काम ही तो है और पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं। रफ्ता रफ्ता मैंने मसाज का काम भी सीख लिया। आमदनी बढ़ने लगी। मैंने अरसलान को सिर्फ इतना बताया कि मेरा काम अच्छा चल रहा है, मगर हकीकत छुपा ली। उसकी खुशी मेरे लिए काफी थी। फिर एक दिन मालिकन ने कहा, कल तुम्हें एक बड़े बंगले में जाना है। कुछ रईस लोग पार्लर नहीं आते, वो घर पर सर्विस लेते हैं। मैंने सादगी से सर हिला दिया। अगले दिन एक लग्जरी गाड़ी पार्लर के बाहर आकर रुकी। मैं उसमें बैठ गई। गाड़ी तेज रफ्तारी से शहर से बाहर निकल गई। खिड़की से बाहर देखती तो दूर दूर तक सुनसान पहाड़ और सुनहरी रेत फैली हुई थी। कुछ देर बाद हम ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़े और आलीशान बंगले के सामने पहुंचे। ड्राइवर ने दरवाजा खोलकर कहा, उतरो, तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गई हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये दरवाजा मेरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापसी आसान नहीं होगी। मैं रास्ते भर यही सोचती रही कि इतने बड़े महल में काम करूंगी तो यकीनन अच्छी कमाई और इनाम भी मिलेगा। इसी ख्याल से मेरे चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी चमक आ गई। अचानक अंदर से एक औरत बाहर आई। रंग साफ था मगर चेहरा बेहद सख्त। उसने बिना कुछ कहे हाथ के इशारे से मुझे अपने पीछे आने को कहा। मैं खामोशी से उसके पीछे चल दी। जैसे ही मैंने उस महल नुमा घर के अंदर कदम रखा, मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। फर्श सफेद कीमती पत्थर का था। दीवारों पर कदीम तर्ज की तस्वीरें आवेजा थीं और बुलंद छतों से सुनहरी झूमर लटक रहे थे जो तेज रोशनी बिखेर रहे थे। हर तरफ दौलत और शानो शौकत नुमाया थी। मैं अभी इर्द-गिर्द का जायजा ही ले रही थी कि सामने से एक नौजवान लड़की निकली। उसका लिबास निहायत मुख्तसर था। मैं हैरान रह गई। मेरे जहन में सवाल उभरा कि ये कैसा माहौल है। यहाँ तो पर्दे और रिवायत की बातें सुनने में आती थी, मगर हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही थी। मैं खुद को संभालती हुई एक बड़े कमरे में पहुंची।
वहाँ एक दरमियानी उम्र का अरब शख्स बड़ी कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था। चेहरे पर गुरूर, हाथ में सिगार और आंखों में अजीब सी सर्द चमक थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे क्या मालूम था कि यही लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे तारीक बाब बनने वाला है। अंदर से आवाज आई, आइए मैडम, तशरीफ रखिए। मैं आहिस्ता से सोफे पर बैठ गई। एक लड़की ट्रे में मशरूब और फल रखकर चली गई, जैसे ये सब रोजमर्रा का मामूल हो। उस शख्स ने कहा, पहले कुछ ले लीजिए, फिर काम शुरू करेंगे। मैंने शरबत का एक घूंट लिया। जायका मीठा था, मगर चंद लम्हों बाद अजीब सी गुनूदगी तारी होने लगी। आंखें बोझल हो गईं। जब होश आया तो मैं एक नर्म बिस्तर पर थी। कमरे की फजा बदली हुई थी। मेरी दिल की धड़कन बेकाबू थी। सामने वही शख्स खड़ा था। उसकी नजरें मुझे मजीद खौफजदा कर रही थी। इसी लम्हे मुझे हकीकत का अंदाजा हो गया। ये कोई आम काम की जगह नहीं थी। ये वो मकाम था जहां औरतों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर लाया जाता था और फिर उनकी मजबूरियों का फायदा उठाया जाता था। इस बिजनेस के पीछे असल किरदार कामरान शेख और पार्लर की मालिकिन जरीन बेगम थे। वो रात मेरे लिए एक डरावना ख्वाब बन गई। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि क्या हुआ, बस खौफ, बेबसी और टूटा हुआ एतबार याद रहा। मैं वो सानिया नहीं रही थी जो उम्मीदों के साथ परदेस आई थी। अब मैं अंदर से खाली और टूट चुकी थी। कुछ देर बाद मैंने खुद से सवाल किया, क्या ये वही मुल्क है जहां कानून की सख्ती के किस्से सुनाए जाते हैं? फिर हम जैसे औरतों के साथ ये सब कैसे हो रहा है? मुझे समझ आ गया था कि ताकतवरों के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं। यहाँ कमजोरों की आवाज दब जाती है। जब मैं जाने लगी तो कामरान शेख ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ये तुम्हारे लिए इनाम है, अगली बार फिर आना। मेरे अंदर आग सी भड़क उठी। मैंने लिफाफा उसकी तरफ वापस फेंक दिया। आंखों में आंसू थे मगर जबान खामोश। मैं बाहर निकली। वही गाड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। वापसी के रास्ते में फैली हुई सुनहरी रेत अब मुझे कब्रिस्तान जैसी महसूस हो रही थी। दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। जब पार्लर पहुंची तो जरीन बेगम ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा रहा काम? मैं जवाब न दे सकी। आंखों से आंसू बह निकले। वहां मौजूद दूसरी औरतें, कुछ बांग्लादेश से, कुछ दूसरे मुल्कों से, सबकी आंखों में वही दर्द था। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, हम सबको भी अच्छी तनख्वाह और बेहतर जिंदगी का ख्वाब दिखाकर लाया गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर सांस में दुख शामिल था। जरीन बेगम पहले ही हुक्म दे चुकी थी कि जहां भी भेजा जाए चुपचाप जाना है, ज्यादा सवाल नहीं करने। शाम को जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो न खाने की ख्वाहिश थी, न बात करने की हिम्मत। ना मुझे भूख थी और ना बोलने की हिम्मत। कमरे में हर आसाइश मौजूद थी, मगर दिल का सुकून कहीं खो चुका था। मैं आहिस्ता से बिस्तर पर गिर पड़ी और आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक फोन बजा। दूसरी तरफ अरसलान की खुशी से भरी आवाज थी, सानिया, खुशखबरी है, हमारी बेटी आमिना ने स्कूल में टॉप किया है। सब ठीक है ना? उसकी आवाज में सच्ची खुशी थी। मैं खामोश रही, आंखें बंद कर ली। एक लम्हे के लिए दिल ने चाहा कि काश मेरी दुनिया भी उतनी ही रोशन होती जितनी उसकी आवाज लग रही थी। कुछ दिन गुजर गए। जरीन बेगम ने शायद मेरी टूटी हुई हालत देखकर चंद रोज मुझे कहीं नहीं भेजा। मुझे लगा शायद उसे मुझ पर तरस आ गया है, मगर चौथे दिन उसने हुक्म दिया कि आज मुझे नाजनीन के साथ बाहर जाना है। मैंने साफ इनकार किया। उसका चेहरा बदल गया। जहरीली आवाज में बोली, अगर कदम पीछे खींचे तो तुम पर चोरी का केस डाल दूंगी। तुम इस मुल्क में अजनबी हो, पुलिस ने पकड़ लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरा दिल दहल गया। मुझे एहसास हो गया कि इन बाअसर लोगों के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं। मैं और नाजनीन एक दूसरे को देखते रहे। हमारे पास खामोशी के सिवा कुछ ना था। हम मजबूरन उस चमकती गाड़ी में बैठ गए जो हमें शहर के एक वीरान मगर पुरतईश इलाके में ले गई। शुरू में सब मामूल के मुताबिक लगा। हमने अपना पार्लर का काम किया और दिल को तसल्ली दी कि शायद आज दिन खैरियत से गुजर जाएगा, मगर ये महज फरीब था। काम खत्म होते ही एक मुलाजिम आया और बोला कि अंदर वाले कमरे में चलना है। हमें लगा शायद किसी खातून ने बुलाया है, मगर अंदर कदम रखते ही दिल बैठ गया। वहां एक उम्र रसीदा शेख हुक्का पीता बैठा था। उसकी नजरें हमें परख रही थीं।
उसने शरबत पेश किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर इनकार की गुंजाइश न थी। कमरे में चंद और मर्द भी आ गए। उनकी आंखों में लालच नुमाया था। वही कामरान शेख भी मौजूद था। उसने ठंडी आवाज में कहा, सुना है तुम वापस जाना चाहती हो, यहाँ की जिंदगी पसंद नहीं आई? मैंने हिम्मत करके कहा, मैं एक इज्जतदार औरत हूँ, मेरा शौहर और बेटी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं सिर्फ नौकरी की तलाश में आई थी। वो हंस पड़ा। घर जाना है, जा सकती हो, पासपोर्ट और टिकट मिल जाएगा, मगर एक शर्त है। मैं लरजती आवाज में बोली, कैसी शर्त? उसकी बात ने मेरी सांस रोक दी। हम दोनों जानती थीं कि इनकार का मतलब मजीद अजाब होगा। वो रात भी हमारी आजमाइश बन गई। वहां रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। जब सब खत्म हुआ तो हम टूट चुकी थी। वापस पार्लर पहुंची तो जरीन बेगम हंस कर बोली, बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे ही रही तो जल्द तरक्की करोगी। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने उसका गरेबान पकड़कर कहा, मैं इंसान हूं, कोई खिलौना नहीं, मेरा पासपोर्ट वापस करो, मुझे जाने दो। उसने मुझे धक्का दिया। यहाँ से जाने का ख्याल भूल जाओ, 3 साल का मुआहदा साइन किया है, भागने की कोशिश की तो जेल भिजवा दूंगी। मैं घुटनों के बल गिर पड़ी, आंसू बहते रहे। बस इतना कह सकी, ए मालिक, इस अजाब से निकाल ले। वक्त गुजरता रहा, दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। 3 साल इसी कैद में गुजरे, दिन थका देने वाले काम में और रातें खौफ में डूबी होती। मैंने हंसना बोलना सब छोड़ दिया था। आखिरकार 3 साल बाद मुझे वापस भारत भेज दिया गया, मगर मैं वो सानिया नहीं रही थी। चेहरे की रौनक मांद पड़ चुकी थी। गांव पहुंची तो खामोश रही, किसी को कुछ न बताया। चंद दिन बाद अरसलान ने मुझे अपने पास बिठाकर पूछा, सानिया, तुम इतनी बदली बदली क्यों हो, क्या बात है? मैं डर रही थी कि कहीं मेरा घर न टूट जाए। मैंने कहा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मगर उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम कोई चीज नहीं जिसे छोड़ दूं, तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिंदगी हो, जो भी है सच बताओ। मैं रो पड़ी और सब कुछ बता दिया। ये सुनकर उसका गुस्सा भर गया, मगर उसका गुस्सा मुझ पर नहीं था। उसने फौरन उस औरत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जिसने मुझे बाहर भेजा था। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि वो भी इस नेटवर्क का हिस्सा थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अरसलान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि पहले से ज्यादा मोहब्बत और एहतराम दिया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, बल्कि आंखें खोलने के लिए है। आज भी न जाने कितनी औरतें सुनहरे ख्वाबों के पीछे परदेस का रुख करती हैं और धोखे का शिकार हो जाती हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, अपनी इज्जत, अपनी पहचान और अपनी हिफाजत सबसे कीमती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद आपकी एक आवाज किसी और की जिंदगी बचा ले। आप सुन रहे थे अरीशा वॉइस। अगर आवाज ने दिल को छुआ हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।